अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिफ अली काश और वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल द आसिफ अकेडमी में। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं 10th की मैथ, जिसका लेक्चर नंबर हमारा 1 है और जिसका चैप्टर नंबर हम 1 शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमारी बेसिक बात होगी वो सिर्फ जो 10th क्लास मैथ का जो पहला चैप्टर है उसके कंसेप्ट के ऊपर बात होगी। तो मैं इंशाल्लाह दूसरे पूरे चैप्टर के अंदर जो पहला हमारा चैप्टर है 10th क्लास का, उसके अंदर जो जो हम करने वाले हैं इंशाल्लाह मैं सारा कुछ आज आपको पूरा इसका बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। तो 1 पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो पहली चीज है वो आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। दो चीजें होती हैं हमेशा, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। इन दोनों में फर्क क्या है देखें। नाम से जाहिर है, वेरी का मतलब है चेंज होना और एबल का मतलब है काबिल, चेंज होने के काबिल। और जो लफ्ज कांस्टेंट है अक्सर औकात में मतलब किसी से बात भी कर रहे होते तो हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं कि यार ये बंदा बनाना कांस्टेंट है, मतलब ये कभी चेंज भी नहीं होता। तो कांस्टेंट का मतलब है कि जो कभी चेंज ना हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं ना कि y = 2, तो उसमें जो 2 है ये कांस्टेंट है और जो y है वो वेरिएबल है, क्योंकि यहां देखें y 2 के बराबर है और यहां पे मैं लिख देता हूं कि y 3 के बराबर है। तो वैल्यू किसकी चेंज हुई? y की चेंज हुई, क्योंकि y जो है वो 2 पे 3 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये तो हो गया वेरिएबल। अब वेरिएबल के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल के बाद दूसरी वेरिएबल और कांस्टेंट हो गया। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है। बेसिकली पहली चीज कि व्हाट इज एक्सप्रेशन। अब जनरल तौर पे क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के अंदर आप इसकी डेफिनेशन ये बना सकते हो एक्सप्रेशन की कि मैथ की कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपको इज इक्वल टू का साइन नजर नहीं आता उसको आप एक्सप्रेशन बोल सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं जनरल यहां पे लिख देता हूं कि 3x + 5। तो ये मेरे पास क्या है कि एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। ये हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है। बट अगर हम इसके बाद इक्वेशन पे आते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। अब अगर हम इक्वेशन जिसको उर्दू में कहते हैं मसावात। अब मसावात का बेसिकली मतलब यही है कि दो चीजें जब आपस में बराबर हो उसको मसावात कहा जाता है। दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो बेसिकली एक्सप्रेशन से इक्वेशन बनती तब है जब आप किसी एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन डाल देते हो। अक्सर बच्चे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो ये क्या बन जाएगा, 3x + 5 = 0। अब देखें वो एक्सप्रेशन था, उसी एक्सप्रेशन के अंदर मैंने इज इक्वल टू का साइन ऐड कर दिया तो वो एक्सप्रेशन से क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, मसावात कहते हैं। अब अक्सर बच्चों के ना माइंड में ये गलत फहमी होती है कि शायद जो एक इक्वेशन होती है वो वही होती है जिसमें एक साइड पे 0 होता है। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं, तो ये लाजमी नहीं है। आप यहां पे भी 0 लगा सकते हो, आप उसके दरमियान में भी 0 लगा सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x = 5, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये डजंट मैटर कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दरमियान पे भी अगर किसी एक्सप्रेशन में आपको मतलब एक मैथ की स्टेटमेंट में अगर आपको इज इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है तो आप कह सकते हो वो एक्सप्रेशन नहीं, बेसिकली वो क्या है, इक्वेशन। ठीक है जी, आपको ये समझ आ गया। इसके बाद जो आपका चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका जो चैप्टर 10th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये पढ़ाऊंगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन इसको उर्दू में बोला जाता है यकदर्जी मसावात। यकदर्जी मसावात। अब यक का मतलब है एक, मसावात का मतलब आपको पता है इक्वेशन है। लेकिन दर्जी, ये दर्जा क्या है? इस दर्जे को जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डर। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसका दर्जा कितना हो, जिसका ऑर्डर कितना हो, 1। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ऑर्डर क्या होता है। तो बेसिकली जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, उसके अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो वो होती है ax +
b इज इक्वल टू 0 और जो a है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द जनरल फॉर्म या आप कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें अब आप ये देखिए कि ये जो a और b है वो कांस्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कांस्टेंट और वेरिएबल, इसलिए मैंने आपको कांस्टेंट वेरिएबल बताया था, मुझे पता था कि वो आगे काम आने वाला है। तो a और b यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है। अब जरा गौर करें, इस x की पावर क्या है? जिस वेरिएबल की कोई पावर नहीं होती वो आपको पता है, हम खुद से अंडरस्टूड कर देंगे कि उसकी पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है। ठीक है जी, इसका हाईएस्ट जो ऑर्डर है, जो इसकी डिग्री है वो कितनी है, 1 है। तो ये इसलिए इसको हम क्या करते हैं, अच्छा जी। तो ये इसकी आप देख रहे हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर। तो इसलिए ये कितने दर्जे की मसावात है, यक दर्जे मसावात है। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला कि एक इक्वेशन में जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, दर्जा कहलाएगा। तो अब आपको लीनियर इक्वेशन आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, जो कि हमारा पहला चैप्टर है 10th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक उर्दू में, इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं दो दर्जी मसावात। अब आपको इस नाम से देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात का मतलब क्या है, जिसका दर्जा क्या होगा, 2 होगा, मतलब उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। और एक मजे की बात आपको बताऊं, नॉलेज की बात, कि कोई भी आपसे पूछे कि भाई हमें ये बताओ कि एक इक्वेशन को हम सॉल्व किए बगैर क्या ये बता सकते हैं कि उसके आंसर कितने आएंगे, तो आपने कहना यस, हम बता सकते हैं। जितना एक इक्वेशन का ऑर्डर होगा, दर्जा होगा, उतने उसके क्या निकलते हैं, आंसर निकलते हैं। मतलब आप, क्योंकि आज तो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम प्रॉपर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आप देखिएगा कि जब भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसके 2 रूट निकलेंगे, 2 आंसर निकलेंगे, क्योंकि वो 2 दर्जे की मसावात है, उसका ऑर्डर 2 होगा। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमेशा आंसर भी कितने आएंगे, 2 आया करेंगे। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दर्जे मसावात इसको कहते हैं, मतलब इसका दर्जा कितना होगा, 2 होगा। अब आगे बात आती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम कैसे लिखते हैं, इसको उर्दू में म्यारी शक्ल कहते हैं, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म, उर्दू में कहते हैं म्यारी शक्ल। वो होती है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये है जी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको उर्दू में कहते हैं म्यारी शक्ल। अच्छा, अब आप गौर कर रहे होंगे कि जब मैंने लीनियर इक्वेशन लिखी थी, अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, तो ये मैं बार बार कहता हूँ a 0 नहीं होना चाहिए। तो अक्सर बच्चों को इस चीज का भी पता नहीं होता कि ये कंडीशन क्यों है, जरा आप गौर करें। वो कहता है a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं a को 0 रखता हूं, यहाँ पे तो उसने बोला कि a 0 नहीं होना चाहिए, अगर मैं a की जगह पे, इस a की जगह पे मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ और यहाँ पे बाकी रकम वैसे लिख देता हूँ प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये जब 0x² से मल्टीप्लाई करेगा तो खत्म हो जाएगा, बाकी आपके पास ये टर्म बचेगी। तो वो क्या है जी, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए उसने यहाँ पे शर्त लगाई है कि b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और जब स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। हमें मतलब अगर आप ऐसा है ना, अकेला x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, चाहे b नहीं है, c नहीं है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि हाईएस्ट पावर जो जिसकी 2 होगी वो आपका क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है।
तो जब नेक्स्ट हम इसको इसके मेथड पढ़ेंगे हल करने के लिए, उसके अंदर 3 मेथड आ जाते हैं, फैक्टराइजेशन आ जाता है, कंप्लीट स्क्वायर आ जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाता है। तो चाहे आप जिस तरीके से भी हल करो, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, चाहे आप फैक्टराइजेशन करो, चाहे आप उसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो, जिस तरीके से भी करो, लेकिन आपने सबसे पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले आपने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। हाँ, अगर पहले से ही आपका जो सवाल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप इजीली उसको हल करना शुरू कर सकते हो। बट अगर वो जो आपका सवाल है वो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो मैं आपको उसका मेथड बता देता हूँ कि कितने मेथड होते हैं हमारे पास इसको हल करने के। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास जो आपके चैप्टर में वो 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है जी, फैक्टराइजेशन, जिसको उर्दू में क्या कहा जाता है, तज्ज़िया, बाज़िया तज्ज़िया, फैक्टराइजेशन। दूसरा तरीका क्या होता है जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर। दूसरा तरीका क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा मेथड क्या है यहां पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपके पास इसको उर्दू में तकमील मुरब्बा कहते हैं और इसको कहते हैं 2 दर्जी फार्मूला। ये 3 मेथड हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हो। बट मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे ये तरीका करो, ये तरीका करो, ये तरीका करो, जो मेथड भी आप लगाना चाहो, लेकिन आपकी मर्जी नहीं है। अगर वो पेपर में कहता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर आप बाउंड हो, फिर आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर वो ये कहता है सॉल्व द गिवन इक्वेशन या सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दी गई 2 दर्जे सवाल को हल करें, तो फिर आपकी मर्जी है, चाहे आप तज्ज़िया करो, कंप्लीट स्क्वायर, जैसे आपको इजी लगे आप वो मेथड लगा सकते हो। लेकिन तीनों तरीके अप्लाई करने से पहले आपने उसकी क्या बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। इस शक्ल में कन्वर्ट करने के बाद आपने फिर ये 3 मेथड जो है ना अप्लाई करने। और सबसे आखिरी बात कि जब बच्चे ना ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि जो आपकी तज्ज़िया है, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, उसमें जो इक्वेशन वो ऑटोमेटिकली बन जाती है, या थोड़ी सी रकमें आगे पीछे करने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे तो वहां पे क्योंकि a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो सबसे पहले तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद आप जरा गौर करें कि जहां पे x का स्क्वायर है वो आपका स्क्वायर है। तो आपने जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो सिर्फ पूरे सवाल पे इतना गौर करना है कि जहां पे x स्क्वायर होगा उसके साथ वाली रकम वो a होगी, जहां पे अकेला x होगा उसके सामने वाली रकम b होगी, और नो x जिसके साथ x नहीं है वो आपका c होगा। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो ये मेरे यूट्यूब की लेक्चर की दूसरी वीडियो है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा जो यहाँ लेक्चर देने का मकसद है बेसिकली वो उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में वीक हैं, उनके लिए। तो आपने अपने कमजोर दोस्तों के साथ, अपने बहन भाई रिलेटिव्स के साथ उन चैनल को जरूर शेयर करना है। इंशाल्लाह इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।